बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी पहुंचे जर्मनी और वहां पर उन्होंने देश का अपमान किया है, संविधान के साथ यहां की सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये बातें जब वो कह रहे हैं तो वो देश का अपमान कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि संविधान को लेकर या बीजेपी के खिलाफ बोलना या सरकार के खिलाफ बोलना देश का अपमान कैसे हो सकता है, और ये बहस निरंतर रूप से चल रही है। जब जब राहुल गांधी विदेश की धरती पर बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेरती है और कहती है कि ये तो विदेश में देश का अपमान कर रहे हैं। वैसे ही कांग्रेस पार्टी याद दिलाती है कि कांग्रेस पार्टी पर हमला करते करते कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बाहर जाकर बयान दिया है। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। आइए पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा है जिस पर ये बवाल मचा है। इसके बाद चर्चा। एक बार फिर विदेशी जमीन पर राहुल गांधी के कुछ बयानों पर घमासान मच गया है। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन में छात्रों से संवाद करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर साझा प्रहार किया। राहुल बोले, बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। What the BJP is proposing is essentially the elimination of the Constitution, elimination of the idea of equality between states. It's a fight between two visions of India, and it's not me who's walking or me who's doing it. There are millions of people in India who have a completely different vision of India than the government of India, than the RSS. And this is not a new thing. This is not something that has started 10 years ago or 15 years ago. There have always been two visions of India. There has been, in Indian history, throughout Indian history, the democratic impulse, conversations between people, decisions through consensus, and there has also been the idea of a king, right? And essentially, that's the fight taking place. राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने बिना लाग लपेट सीधे आरोप लगा दिया कि देश के संस्थागत ढांचे पर बीजेपी का कब्जा है। Are you going to be ruled by one person, by the whims of one person? Or are you going to be ruled by a conversation? And there are people on both sides of that equation. There are many people in India who feel actually we should have a strong leader and nobody should question him, and that's it. And let's not have all this discussion. It's a waste of time. And then there is the other side that says, listen, India is actually too complex, too diverse, speaks too many languages, has too many different ideas for one person to decide its future. राहुल गांधी के जर्मनी वाले बयान ने देश का सियासी पारा चढ़ा दिया। बीजेपी ने राहुल पर विदेशी धरती पर देश के अपमान का आरोप लगाकर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे नितिन नबीन भी राहुल के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए। कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है, हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर हमलों की बारिश शुरू हो गई। कोई उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दे रहा है तो कोई बचकाना बयान बता रहा है। आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। राहुल गांधी को देश में कोई पूछता नहीं और विदेश में अपने आकाओं के मकड़ जाल में भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र वो लगातार रचते आ रहे। कांग्रेस पूछ रही है कि राहुल ने जो कहा सच कहा। इस सच पर बीजेपी चिढ़ क्यों रही? तो बीजेपी नेता राहुल को आईना दिखाते नजर आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में कुछ कहते हैं उनकी छूट है, वो छूट है। आप ये बताओ, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी वो छुपी हुई बात नहीं थी। राहुल गांधी केवल और केवल आज लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं, भारत बदनामी ब्रिगेड के अध्यक्ष बन चुके हैं, भारत के खिलाफ सुपारी लेकर बोलते हैं। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी है, एंटी नेशनल कांग्रेस।
इधर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय बैलेंस बनाते दिखे। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता हो, विदेशी धरती पर आप सिर्फ भारतीय होते हैं, इसीलिए भारत के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से जब भी बाहर जाएं संयमित रहें। देश सबसे बड़ा है, देश के बारे में सकारात्मक नहीं बोल सकते तो नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर देश में उबाल के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी ने सवाल उठाया कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर बैग लेकर संसद पहुंचने वाली प्रियंका गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर चुप क्यों है। अब बीजेपी के इस हमले का कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जवाब दिया है। इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी को पीएम बनाकर देखो, फिर वो क्या करती हैं। इमरान मसूद ने प्रियंका को पीएम बनाने की बात कही तो बीजेपी ने उन्हें घेर लिया और सवाल किया कि फिर राहुल गांधी का क्या होगा, जिसके बाद इमरान मसूद को अपने बयान पर सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रियंका जी के ऊपर सवाल मेरे से पूछा था कि बीजेपी के लोग सवाल कर रहे हैं प्रियंका जी से, तो प्रियंका जी प्रधानमंत्री तो नहीं है। अगर प्रियंका जी प्रधानमंत्री होती तो इंदिरा गांधी की पोती है, वो इनको ऐसा मुंहतोड़ जवाब देती कि सारा विश्व देखता। बहरहाल इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर भारत में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर उंगली उठा चुके हैं। सवाल है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन क्या देश के बाहर आंतरिक मामले उठाना किसी भी हालत में किसी के लिए भी जायज ठहराया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, पहला प्रश्न आप ही से, और इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। सबसे पहला तो यही है कि आप लोग बार बार कहते हैं राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इसकी वजह क्या है? और दूसरा, अगर वो सरकार के खिलाफ बोले, अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोले, तो ये देश का अपमान कैसे हो जाता है विदेशी धरती पर? संसद चल रही है, नेता विरोधी दल विदेश यात्रा कर रहे हैं, देश की राजनीति को लेकर राजी कितने गंभीर रहते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजनीति तपस्या होती है, तपाक 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 राजनीति नहीं होती। सौजन्य आईपी सिंह, समाजवादी पार्टी। जॉन ब्रिटास, लेफ्ट के नेता। ये राहुल गांधी फॉरेन टूर केवल पार्लियामेंट के दौरान जाते हैं क्या? जयप्रकाश मजूमदार, टीएमसी के नेता, राहुल हटाओ ममता को लाओ। रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के नेता, राहुल से ना हो पाएगा। आज तो इमरान मसूद ने भी बोल दिया कि प्रियंका लाओ, राहुल हटाओ। मोहम्मद मुकीम ने भी बोला था, अभी 2-4 दिन पहले ओडिशा के नेता है, उन्होंने बोला राहुल जी से नहीं हो पाएगा, खड़गे जी राहुल जी हटाओ, प्रियंका जी लाओ। तो इन्होंने तो सीधा मोहम्मद मुकीम को ही फतवा जारी करके निकाल दिया। तो ये हमारा कोई आरोप नहीं है और राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मैं आपको बताता हूँ, 95 चुनाव राहुल जी हारे, अभी 100 की तरफ बढ़ रहे हो, तो जनमत तो नहीं है। ओमर अब्दुल्ला ये बोलते हैं वोट चोरी हुआ, ओमर अब्दुल्ला बोलते नहीं वोट चोरी नहीं हुआ। राहुल जी बोलते ईवीएम खराब है, सुप्रिया जी बोलती ईवीएम खराब नहीं है। वो बोलते बिहार में वोट चोरी हुआ, थरूर जी आकर बोलते बिहार में तो अद्भुत काम हुआ है 20 सालों में, इसलिए उनका जीतना तो लाजमी था। तो ना संगत है। और एक था जनपद, और जनपद से भी आज देखा आपने क्या हुआ। प्रियंका जी का भी जो टीम है उनके लोगों ने बयान दिया और रॉबर्ट वाड्रा ने आकर बोला कि अब तो प्रियंका जी को आना है। तो ना जनमत है, ना संगत है, ना जनपद है, केवल सौरव से बद्ध है। इसीलिए ये हरकत है और उसके पीछे आप हमें करती शिकायत है। हमने क्या गलती की? और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आज देखिए मैं स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं। आलोक शर्मा जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है, गुस्सा हो जाते हैं थोड़ी बात पर बहुत अच्छे प्रवक्ता है। आलोक जी बर्लिन में जाकर भारत बदनामी ब्रिगेड के 50वें एपिसोड में राहुल जी ने बोला है, सुनिए। is voting 200 times in one. फिर से सुना देता हूं। One woman is voting 200 times in one polling booth. One woman is voting 200 times in one. सुना आपने क्या बोला राहुल जी ने? एक महिला ने 200 बार एक बूथ में वोट दिया। सुना कि नहीं सुना? हरियाणा के चुनाव में मैंने झूठा तो नहीं दिखाया, एआई तो नहीं है ये अंजना जी। अब मैं पूछना चाहता हूं सवाल नंबर 1, आलोक जी वो कौन सा बूथ था हरियाणा में जहां पर जिस महिला ने 200 बार, क्योंकि हम लोग वोटिंग करते हैं ना 7 से 6 बजे की वोटिंग होती है, सुबह 7 से 6 11 घंटे की होती है, मतलब कि 200 बार वोट करने के लिए एक बूथ में भी आपको 20 वोट एक घंटे में, मतलब हर मिनट में 3 वोट, 3 मिनट में 1 वोट कास्ट करना पड़ेगा और इंक भी लगती है। क्या यह फिजिकली पॉसिबल है? क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। और कंप्लेंट कितनी की? दूसरी बात, उन्होंने अब बोला ईवीएम, 10 सेकंड, उन्होंने अब बोला है कि ईवीएम भी खराब है।
तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रिया सुळे का बयान है कि ईवीएम में तो कोई गलती नहीं है। ईवीएम पे 41 वर्डिक्ट्स आए हैं इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट का कि जहां जीते वहां पे ईवीएम और जहां हारे वहां पर ईवीएम कम, ऐसा नहीं लगा सकता। और केरला में अभी चुनाव हुए लोकल पोल्स, उसमें ईवीएम विदाउट वीवीपैट था, उस पर राहुल जी ने बोला मेरी पार्टी ने बहुत शानदार जीत हासिल की, उसमें मुझे और मेरी पार्टी को बधाई। उस समय पर ईवीएम ठीक था, कर्नाटका में ठीक था, तेलंगाना में ठीक था, झारखंड में ठीक था। ये ईवीएम नहीं, ये ईसीआई और ईएमआई का मामला है। ईएमआई मतलब इमरजेंसी एंड एंटाइटल मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन कि परिवार तंत्र संविधान तंत्र के ऊपर है। चलिए आलोक जी, स्पेसिफिक जवाब देना। आलोक जी जवाब दीजिए, आलोक जी जवाब दीजिए। मैं इन्हीं की बात से शुरू करता हूं। ये कहते हैं राहुल जी को कोई सीरियसली नहीं लेता, पूरा भाषण दे दिया राहुल जी का नाम लेके। नेता प्रतिपक्ष आपने बनाया ना, वापस आता हूं। नेता प्रतिपक्ष बनाया है। वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, तभी आपने दिया होगा, और उन्हीं राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं, एक एक भाषण में 100 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। कितना डरते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी की सच्चाई से, ये आज इसी स्टूडियो में पता चल गया। वापस आते हैं, राहुल जी ने क्या कहा। चलिए मैं और पीछे चलता हूं। अरुण जेटली जी की स्टेटमेंट याद आती है कि अब कोई देश नहीं, कोई विदेश नहीं, या आज तक चैनल 150 से ज्यादा देशों पर देखा जाता है। संसद की जो भी हमारी कार्रवाई होती है उसका सीधा प्रसारण लगभग 250 देशों में देखा जाता है। विदेश की धरती, विदेश की, अरे भाई क्या विदेशियों को हमारे तमाम आंकड़े नहीं पता? एनसीआरबी के आंकड़े क्या हैं, भुखमरी के इंडेक्स में हम कहां पहुंच रहे हैं, किसानों की कितनी आत्महत्या है, क्या विदेशियों को नहीं पता है कि 202 वोट एक महिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए और बाकायदा फोटो थे और नाम अलग अलग थे? क्या ये विदेशियों को नहीं पता कि 22 वोट एक ही ब्राजील की महिला के फोटो लगकर बने और इलेक्शन कमीशन सोता रहा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता कि 000 एड्रेस है क्योंकि वो लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं, और एसआईआर का फैसला किसने लिया ये देश को पता ही नहीं है। क्या विदेशियों को नहीं पता है? आज का विषय, राहुल गांधी जी ने 3 सवाल लिए। एक संविधान का, कि भाई संविधान में जिस तरह के प्रावधान है उनका दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा समानता की बात की, और तीसरा उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अब कैसे हो रहा है तो पूरा देश देख रहा है, मैं उस पर भी आऊंगा। बहुत लंबा भाषण था मोदी जी की। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज तक कोई एक आध स्टेटमेंट दिखाएगा, लेकिन शायद नहीं दिखाई कोई भी स्टेटमेंट। मोदी जी ने क्या क्या विदेशों में जाकर कहा है, यही हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव है पक्ष और विपक्ष के साथ। राहुल जी की सारी स्टेटमेंट दिखाएंगे, मतलब जो भी होगा वो दिखा देंगे। मोदी जी ने क्या क्या बोला है। 2015 में कहा कि देश विदेश में जाकर सांप सपेलों का देश है, इससे तो सम्मान हो रहा था। 2014 से पहले आप सब लोगों का जन्म होगा। मोदी जी ने क्या कहा कि जो 2014 से पहले भारत में जन्म लेता था उसको ये लगता था कि मैंने ओहो कौन से पाप किए थे मैंने। मैं उम्मीद करता था कि स्टेटमेंट दिखाई जाएगी, तब बीजेपी का कोई नहीं जागा। ब्रिक्स में जाकर कहा कि ब्रिक्स में आई जो है इंडिया, वो तो था ही नहीं पहले। कनाडा में कहते हैं स्कैम्स का देश था मेरा, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तब तो बड़ा नाम हो रहा था देश का। यूरोप में क्या कहा कि 50 साल के कूड़े करकट को मैं पहले हटा रहा हूं। कोपेनहेगन में कहा मोस्ट बैकवर्ड नेशन इन आईटी इन द वर्ल्ड। ओमान में कहा स्टाइल ऑफ मिस गवर्नेंस, और स्कैम्स की लिस्ट बहुत लंबी थी मेरे देश में। ये देश के प्रधानमंत्री विदेश की भूमि पर बोलते हैं, लेकिन कहीं पर कोई बीजेपी की चिड़िया जो है वो पर नहीं मारती। 50 बार से ज्यादा मोदी जी ने देश के बारे में स्टेटमेंट दिया, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए। आज भी राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी को जानते हैं, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं हैं, उनकी पॉलिसीज और मिस गवर्नेंस के खिलाफ हैं। इसमें क्या गलत था? अंतिम बात कहना चाहूंगा, जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक विचारधारा जूता मारती हो, क्या संविधान बचेगा? कितना बचेगा? ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता हो कि 5 साल से गैर तरीके से इलीगल वे में बैठा हो। 1 और 74 की रेशियो में, 1:74 की रेशियो में सत्ताधारी दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उगाही करके कंपनियों से पैसा मिलता हो तो प्लेन लेवल फील्ड मिलेगा। ठीक है सत्यप्रकाश, जल्दी करो। इंडिगो का एग्जांपल आपने देखा, पूरे देश में मोनोपोली है। किस तरह से आरबीआई से पैसा निकाला गया आज तक नहीं पता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या हाल है, ब्राजील मॉडल सबको ने देखा ही है। और इससे भी सबसे बड़ी दुखद चीज है, यूपीएससी हो, एसएससी हो, पूरा एजुकेशन सिस्टम हो, यूनिवर्सिटीज हो, क्या वहां पर सब एक ही विचारधारा का कब्जा होना चाहिए?
क्या एक ही तरह के लोगों की भर्ती होनी चाहिए? सत्यप्रकाश जी, जल्दी माइक। विविधता है देश ठीक है, आलोक जी, अब में, next round। विविधता आलोक जी। रहनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, इसमें देश विरोधी बोल दिया जाके बाहर, ये कैसा कहना सही है? देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसका संविधान है, इसकी व्यवस्था है, संसद है, मीडिया है, कहीं बहस कर सकते हैं। इस देश से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए बहुत बड़ा मंच है, वो यहां कह सकते थे, विपक्ष के नेता हैं। क्या आप लोगों में से कभी किसी ने सुना कि अमेरिका का कोई विपक्ष का नेता भारत आया, बोला अमेरिका में ये प्रॉब्लम है, चाइना का आया या ग्रेट ब्रिटेन का आया, रसिया का, किसी भी देश का कोई नेता भारत आकर के अपने देश के बारे में, वहां जो खामियां हो उसके बारे में नीचा दिखाने की कोशिश की? राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं, इल्हान उमर से मिलते हैं, क्या था वो? कौन है इल्हान उमर? पूरा दुनिया जानता है कि कौन है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को समर्थन देती है, उसके साथ राहुल गांधी फोटो खिंचाते हैं। एक यूनिवर्सिटी में अमेरिका में कहते हैं कि भारत पे सिख संप्रदाय को पगड़ी नहीं पहनने दिया जाएगा। ये क्या था? ये देश को नीचा दिखाना नहीं था तो क्या था? कैम्ब्रिज में कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, भारत में लोकतंत्र से वो चुनकर विपक्ष के नेता बन गए, उनकी बहन संसद पहुंच गई, उनकी माताजी कई साल से संसद में है, और भारत में प्रजातंत्र नहीं। अद्भुत! कौन सा प्रजातंत्र और कौन सा संविधान आप चाहते हैं मैं बताता हूं। क्योंकि राहुल गांधी का जिस परिवार में जन्म हुआ है वो हुक्मरानों का परिवार है। हुक्मरान आधी रात को सोचता था बिहार की सरकार बर्खास्त कर दो। 2004 में आधी रात बिहार की सरकार बर्खास्त, सरकार नहीं, वो सदन बनी ही नहीं थी, चुनकर विधायक आए थे, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति थे मॉस्को में। हुक्मरान को पसंद नहीं था ना कि हमारे खिलाफ कोई सरकार बना ले। तो ऐसे हुक्मरान जिन्होंने 74 में इमरजेंसी लगा दिया, ऐसे हुक्मरान जो आधी आधी रात को सरकारों को बर्खास्त करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में जब जिसको मर्जी आया जज बना दिया। आपको केस याद होगा एडीएम जबलपुर का, और वो क्या नाम है उनका, बुरुल इस्लाम, जो कभी चुनाव लड़े, फिर जज बन गए, फिर चुनाव लड़े। ऐसे तो फहरिस्त आपकी लंबी थी। तो राहुल गांधी जी का परिवार हुक्मरानों का परिवार है। उनको जो संविधान समझ में आता है वो संविधान नहीं चल रहा। संविधान अब चल रहा है लोकतांत्रिक। संविधान अपने मूल्यों पर खड़ा है। तो राहुल गांधी जी को नकार दिया 3 बार देश ने, 3 चुनाव हार गए वो। तो उस एटीट्यूड में, फ्रस्ट्रेशन में वो विदेशों की धरती पर जाकर के अपने हार का राग बताते हैं, जिसमें भारत माता का मस्तक नीचा होता है। क्या लाज नहीं आती आपको राहुल गांधी जी कि विपक्ष का नेता और भारत का मस्तक विदेशों की धरती पर नीचा दिखा रहे हैं? ये कैसा लोकतंत्र आप चाहते हैं? अनुराग जी, आज सवाल यह है कि आपकी पार्टी का कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूपी में चुनाव है, इसलिए हाथ समेटने के लिए खुलकर आप लोग राहुल जी का साथ नहीं दे रहे हैं। आप ही के राजीव राय जी की हम लोग बाइट सुना रहे थे, वो कह रहे हैं कि विदेशी धरती में किसी को नहीं बोलना चाहिए। मतलब क्या वो मान रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ बोल रहे थे? मैं कई बार सोचता हूं, अगर इंडिया गठबंधन नहीं होता और नेता अगर कुछ बोलते नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति बंद हो जाती। अभी जितनी देर से बीजेपी के प्रवक्ता बोले इंडिया गठबंधन के नेता ने देखो ये बोला, इंडिया गठबंधन के नेता ने ये बोला। भाई ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। इंडिया गठबंधन के नेता जो बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन आपस में समझ लेगा, लेकिन आप सरकार में हैं, आप चिंता कीजिए। AQI 500 ऊपर पार है, जहरीली हवा जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया, उसके बारे में आपको बोलना है प्रभु। आपको बोलना अरावली किस तरह से बर्बाद करने पे आप तुले, उस जंगल को खत्म करने पे चले जिससे हमारी कितनी असुविधाएं पैदा होंगी समाज के अंदर, उसके ऊपर आपको बोलना है प्रभु। कब सिरप में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से डुप्लीकेट कब सिरप बिक रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोगों की जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, इसके बारे में आपको बोलना है प्रभु। जब आप बोलना नहीं चाहते, वंदे मातरम बोलते हो, बिल्कुल हम सब वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन जिस माँ की वंदना की गई उस माँ के बारे में आप नहीं बोलना चाहते। उसका जंगल उजाड़ा जाए, फूल पत्ते उजाड़े जाए, हवा उसकी पॉल्यूटेड हो जाए, पानी खराब हो जाए, उसका पॉल्यूटेड पानी मिलने लग जाए, तो क्या भारत माता खुश होगी? उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। कमाल की आपकी भैया, सत्ता में आप हैं और सवाल विपक्ष से होने लगता है कि विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आपको जिम्मेदारी इस जनता की, सामने बैठी जनता युवाओं ने दिया है। किसानों ने भी आपको चुना होगा, आपको सत्ता में बैठा है, लेकिन आप किसान के बारे में क्या बोल रहे हैं? कोई बात करने को तैयार नहीं है। किसान को तो काला कानून बनाते हैं, फिर किसान को धरने में बैठना पड़ता है, उन किसानों की मौतें होती हैं, उसके बाद काला कानून वापस करते हो। युवाओं के रोजगार मांगने जाते हो तो लाठियों से स्वागत करते हो। ना युवाओं का सम्मान करते हो आप, ना किसानों का सम्मान करते हो, ना आप यहाँ पे हमारे देश का वातावरण को शुद्ध करना चाहते हो। लेकिन आप विपक्ष का नेता कौन कहता है इसके बारे में बात करते हैं। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतंत्र है कहां पे? 150 सांसदों को पार्लियामेंट से आप निलंबित कर देते हैं, उसके बाद बिल पास करते हैं। यह है हुक्मरान जिसको आप कहानी सुना रहे थे। 150 चुने हुए सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल के आप बिल पास करते हो। दूसरी, आधी रात को नोटबंदी। आपने कहा था नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि काला धन क्या नोटबंदी खत्म होने से आ गया वापस? क्या यहां पे आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। और लॉकडाउन लगा देंगे,
आधी रात को लॉकडाउन भी लग जाएगा। मतलब आपने क्या समझ रखा है देश को? इसको कहते हैं हुक्मरान, जिसपे लोकतंत्र को कोई मूल्य नहीं होता। जो मन में आएंगे SIR करना है, आधी रात होता नहीं। आपने क्या किया बिहार? एक सेकंड नहीं, आपने क्या किया बिहार में? अचानक सरकार 11 साल से इनकी सरकार है, 2 महीने में SIR कर दो, 2 महीने में फटाफट कर दो। अरे भैया, बिहार के लोग वाहन रोजगार भी करने जाते हैं, क्या 2 महीने वापस आ जाएंगे, अपना वोट बना लेंगे? ये वो लोग हैं जो जिसको बोलते हैं तानाशाही तरीके से देश चलाना, और उसमें आप बोलने को तैयार नहीं हो। संविधान पर राहुल गांधी घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं तानाशाही चल रही है। जवाब दीजिए। सबसे पहले तो अंजना जी, आपने बोला कि सरकार के खिलाफ बोलना ये देश के खिलाफ कैसे हुआ? अंजना जी सुनिए। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में और इस बयान पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी से कहा कि कोई व्यक्ति जो भारतीय है ऐसे नहीं बोल सकता। राहुल गांधी ने वाइस प्रेसिडेंट के ओथ का बहिष्कार किया, इंडिपेंडेंस डे का बहिष्कार किया, रिपब्लिक डे का बहिष्कार किया, CGI के ओथ का बहिष्कार किया। ये क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के कार्यक्रम थे? राहुल गांधी ने जाकर कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज डेड, US एंड UK शुड इंटरवीन। उन्होंने एक इंडिया टुडे के ब्रॉडकास्ट पे भी है, निकोलस बर्न से कहा कि US बैठा हुआ है, हमारी भारत की जो है संवैधानिक तंत्र जो है वो खत्म हो चुके हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, कर नहीं रहे। मतलब कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ, भारत की सेना के खिलाफ, भारत की आर्थिक शक्ति, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। अभी 8.2% का GDP ग्रोथ रेट हुआ है। राहुल गांधी मोदी जी को गाली देना, शहजाद पूनावाला और बीजेपी को गाली देना, परंतु मोदी जी और बीजेपी को गाली देते देते वो तो देश को गाली देने लगते हैं। और इसीलिए हम LOP के पद को सीरियसली लेते हैं, पर आपके नेता का कद उधर तक नहीं है, ये आपके साथी बताते हैं। और देखिए अंजना जी, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं। आपके प्रोड्यूसर जो अखलाक जी है, अखलाक जी, एक तो है कांग्रेस राहुल, कांग्रेस प्रियंका, ठीक? तो ये कांग्रेस राहुल प्रियंका जो है डेजिग्नेट कर दीजिए। ये अनुराग कौन से समाजवादी से भाई? ये समाजवादी IP सिंह है, समाजवादी रामगोपाल यादव है, समाजवादी राय जी है, समाजवादी अनुराग भदौरिया है। और समाजवादी पार्टी का अगर नेताओं का कोई स्टैंड का मूल्य नहीं है, ये वही समाजवादी पार्टी यहां पर आकर एक अरावली बोलती है ना। पार्लियामेंट में पता है क्या बोला रामगोपाल यादव ने? अगर SIR पर चर्चा नहीं हुई, हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। तब AQI नजर नहीं आया। अच्छा, अरावली कितने जिलों में है भाई? अरावली कितने जिलों में फैला हुआ है बताइए? जिलों में, राज्यों में। अरे जिलों की बात कर रहे हैं, जिलों में है, सुनिए पता नहीं है। मेरी बात सुनिए। हरियाणा, राजस्थान, सुन लीजिए मेरी बात। हरियाणा, राजस्थान, सारे राज्य आ रहे हैं। ये देखिए इनकी हालत देखिए। हम तो राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य आ रहे हैं, जिलों में खोज रहे हैं। हम राज्यों की बात कर रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान आता है। और क्या चाहिए आपको? ये बिल बिलाना लाजमी है। 10 सेकंड इन्होंने पूछा। अभी बच्चों, आपने एक चीज देखी होगी, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि 200 वोट किस महिला ने दिया? इन्होंने जवाब स्पेसिफिक दिया। क्या दिया नहीं दिया? पर मैं आपको बताता हूं, इटालियन मॉडल जानना चाहते हैं? जब एक महिला आई भारत में 68 में शादी करके, 83 तक नागरिकता नहीं ली, 83 में भारत की नागरिक बनी, पता नहीं इतने साल क्यों नहीं बनी, पर 80 में उस इटालियन का ही वोट बना दिया था। इसको बोलते हैं इटालियन मॉडल, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर नोटिस दिया। अब जवाब दीजिए स्पेसिफिकली। जवाब दीजिए। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, नागरिकता से पहले वोट कैसे दिया? दूसरा, एक सेकंड, सेना को लेकर जो प्रश्न है कि सेना हमारी पिट रही है, उस लाइन को बीजेपी बार बार कोट करती है। और विदेश में जाकर संविधान खतरे में है, इतने लोगों ने, ये सब क्या बोलने की जरूरत है? आपको नहीं लगता है देश के अंदर ज्यादा अच्छा होगा बोलना? देखिए, जो संविधान खतरे में है और जो तमाम जिस आधार पर खतरे में हम कह रहे हैं, वो पूरे विश्व को पता है। मैंने अभी तो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया कि संसद की प्रक्रिया नहीं देख रहे हैं वो लोग। क्या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में, क्या वर्ल्ड ने नहीं देखी कि 202 वोट एक महिला की बनी हुई? अब पूछ रहे कितने जिले हैं? अरे भाई, किसी को कितने जिले हैं? एक मिनट सुने भाई, किसी को भी जिले नहीं पता है इनका। राज्य यही है इनका। एक मिनट अंजना जी, ये गलत बात है ना। देखिए, बीच में नहीं बोलिए, आप दोनों मत बोलिए। मैं आपको मौका दूंगी बीच में, इनसे पूछ लेता हूँ, फिर वो चुप नहीं होंगे आप। एक मिनट बताइए, इनसे पूछ लेता हूँ, हरियाणा के कितने जिले हैं अरावली में? बताइए, मैं रुक जाता हूँ। भाई साहब, आप कुल मिला नहीं, यूपी का ही बता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा के आलोक जी, एक सेकंड, बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा अरावली का फैलाव वैसे शहजाद जी, टॉपिक पे आइए। आप केवल कॉइन उछाल के चले जाएं। मुद्दा यह है कि अरावली के पेड़ों को आप काटना चाहते हैं। एक पेड़ मां के नाम और पूरे हसदेव के जंगल अडानी के नाम। एक पेड़ मां के नाम और पूरे अरावली को 100 मीटर तक सीमेंट फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल अडानी के नाम। मुद्दा यह है, इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। कितने जिले हैं? मैं 4 सवाल पूछता हूं अरावली पे, अगर एक का भी जवाब दे दे तो जियोमॉर्फोलॉजी पे पूछ लेता हूं, उसकी ज्योग्राफी पे पूछ लेता हूं
कैसे रेजिडुअल माउंटेन्स है उस पर पूछ लेता हूं। ये जीके टेस्ट नहीं हो रहा है। मुद्दा ये है कि आपकी पॉलिसी क्या है। मुद्दा ये है कि किन किन राज्यों में अगर अरावली हटता है तो वहां पर किस तरह से डेजर्टिफिकेशन होगा। मुद्दा ये है कि आप किसके लिए कर रहे हो। और उसमें आपने रियल एस्टेट को परमिशन दे दी। आप सोच सकते हैं खनन माफिया काम करेगा और गुजरात से आकर रियल एस्टेट के माफिया काम करेंगे। मुद्दा ये है कितने जिले हैं। मैं 4 सवाल पूछूंगा, अभी सब पता चल जाएगा। वापस आता हूं, 1 मिनट मैम, 1 मिनट। सेना वाला रह गया। बार बार कहते हैं कि साहब सेना के लिए। अरे ट्रंप के सामने सरेंडर करवा दिया। एक शब्द ट्रंप का मुंह पे नहीं बोल पाए। उनके पाकिस्तान के ड्रोन चंडीगढ़ तक आ गए। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। 20 शहादत हुई हमारी। आज तक बीजेपी वाले ये नहीं बता पाए कि वो शहादत चाइना के पार्ट में हुई थी, हिंदुस्तान के पार्ट में हुई थी, बफर जोन में हुई थी। पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया, वो गाड़ी किसकी थी, एक सवाल का जवाब नहीं। दूसरों को केवल घेरने से काम नहीं चलता। राहुल गांधी जी हमेशा विदेश में जाके भारत के पॉलिटिकल और बाकी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल उठाते, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इवन इलेक्शन कमीशन। तो मैं एक हमेशा केस साइड करता हूँ राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राजनारायण जी को अपना पॉलिटिकल जो इलेक्शन का नतीजा था वो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने केस किया, प्रॉपर इलेक्शन पिटीशन फाइल किया, सबूत दिए और उनके पक्ष में फैसला भी आया। इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में फैसला आया। तो इनके पास अगर सबूत है तो ये क्यों नहीं कोर्ट में जाते। मैं उत्तर देता हूँ। ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। राहुल गांधी जी की जो अभी जर्मनी की विजिट थी, वहाँ पे उन्होंने कॉर्नेलिया वॉल नाम की मैम से हर्टी स्कूल के अंदर उन्होंने मुलाकात करी। और वो मैम वो है जो जॉर्ज सोरोस फंडेड नेटवर्क्स जो है उसके सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी की ट्रस्टी है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो ये सोर्स बैक्ड एकेडमिक पॉलिसीज एंड सर्कल्स है, ये वही है जो इंडिया के अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड नैरेटिव बिल्डिंग करती है। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक के लिए कंसर्न नहीं है या एक इलान उमर से लेकर महिला तक। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि यदि राहुल गांधी का विदेश में जाके सरकार के खिलाफ या उनकी नीतियों की आलोचना करना अगर देश का अपमान है, तो फिर उन बीजेपी के प्रवक्ताओं का जाकर विदेश में गांधी परिवार के बारे में, नेहरू जी के खिलाफ में या कांग्रेस पार्टी के बोले में देश का अपमान नहीं है। मेरा क्वेश्चन दोनों पार्टी के प्रवक्ता से रहेगा पॉल्यूशन के मुद्दे पे कि बीजेपी जो पावर में है इतने सालों से वो क्या एक्शंस ले रही है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो कांग्रेस या कोई सी दूसरी पार्टी जो भी पावर में आती है उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल आउट ऑफ सिलेबस है इनका। मेरा सवाल ऑपोजिशन से है कि ऑपोजिशन हमेशा वादे और दावे हमेशा करती है, बट वादे और दावे को पूरा करने के लिए क्या कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी और वो कैसे जीतेंगे वो पहले बताएं। ठीक है, स्ट्रैटेजी अपना बताएं अगर चुनाव जीतना जल्दी है। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि इस देश में राहुल गांधी जी ऑपोजिशन इसलिए ऑपोजिशन में है क्योंकि वह हमेशा है ना ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिहार में इलेक्शन खत्म होता है तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं, राहुल गांधी है ना चले जाते हैं विदेश में, तो वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सवाल खुद लिखे थे, कोई लिख के भेजा है? अभी तुरंत लिखा हूं इनके बातों को सुन के। मैं उत्तर देता हूं जना जी। काफी सवाल 2 सवाल यहाँ पर आगे के जल्दी से एक सवाल। अभी कुछ समय पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के समय ऑल पार्टीज डेलीगेशन भेजे गए थे जिसमें भारत का पक्ष सारे देशों में रखा था। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जाके अपने ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अगर उन्हें ईवीएम पर इतना ही भरोसा नहीं है तो वो ये क्यों नहीं कहते कि मैं चुनावों से बॉयकॉट करूंगा, और अगर वो जीत भी जाते तो वो जीतने के बाद अपनी सीट को क्यों नहीं छोड़ देते कि मैं चुनाव लड़ा लोकतंत्र में आने के लिए, लेकिन मुझे इस प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है इसलिए मैं ये त्याग पत्र दे रहा हूँ। आलोक जी से सबसे ज्यादा सवाल है, लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ क्योंकि बिहार के कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। अभी वहां पर चुनाव हुआ था, आप में से कितने लोग हैं जिनको कोई शिकायत मिली कि किसी का वोट काटा गया या परिवार में किसी को मिला, या जितने लोग हैं बिहार छोड़िए बाकी राज्यों में कितने लोगों को शिकायत मिली? एक भी नहीं। आपके सामने किसी के सामने कोई केस नहीं आया है। अब हम लोग बोल लें। मैं उत्तर देता हूं जना जी। अभी भारत का जो है फॉरेन में जो है अपमान होने की बात हो रही थी, तो सबसे बड़ी अपमान की बात तब होती है जब यूके, कनाडा और ये सिंगापुर जैसे देश जो हैं अपना एडवाइजरी निकालते हैं कि इंडिया इज ऑन हाई हेल्थ रिस्क। हाई हेल्थ रिस्क में जब इंडिया को डालते हैं। चलिए यहीं से शुरू करें। आलोक जी आप शुरू कीजिए, फिर शहजाद जी। देखिए हेल्थ वेल्थ से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मुसलमान करते रहो, न फॉरेन पॉलिसी से इनको कुछ लेना देना है। बांग्लादेश में टर्की, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने मिलकर वहां का सत्ता पलट कर दिया। ये यहाँ बैठकर धरने प्रदर्शन करते रह गए। नेपाल में चाइना ने पूरा कब्जा कर लिया, वहां पर लोकतंत्र के ऊपर और तमाम चीजों के ऊपर ये हिंदू मुसलमान पे भाषण देते रह गए, ताली पिटवाते रह गए। पूरे देश के चारों तरफ की विदेश नीति का बट्टा बैठा दिया। अब वापस आता हूं, इन्होंने कहा साहब ईवीएम गलत है।
5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट गई थी अभी कुछ दिन पहले हरियाणा की एक पंचायत की, 4 साल लगे उसको जाते जाते, और वही नतीजा बदल गया, चारों ईवीएम टेम्पर्ड थी। पता है आप लोगों को इस बात का? तो अगर 5 ईवीएम जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं और टेम्परिंग पाई जाती है, तो उसके बाद क्या होता होगा इस देश में, वो आप सोच लीजिए। मोदी जी बार बार जो इतने मैंने स्टेटमेंट दिए, उससे कितना अपमान हुआ हमने कभी विषय नहीं बनाया। ठीक है भाई, आपकी सोच है, आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एक झूठे प्रधानमंत्री हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। राहुल गांधी को यह भी ऐड करना चाहिए था कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी डिग्रियां भी नहीं दिखा सकता है, पीएम केयर फंड का भी हिसाब नहीं दे सकता है, नोटबंदी में क्या आया वो भी नहीं पता होगा, जो इतने बड़े बड़े भाषण देकर झूठ के बाद आधार पर सरकार बनाई। हाँ। जॉर्ज सोरोस, ये सोरोस, अरे भाई जॉर्ज सोरोस के फंड से तो विदेश मंत्री के बच्चे भी पढ़े। अब हम कहें कि विदेश मंत्री क्या देशद्रोही हैं? हम नहीं कहेंगे। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया और कोई संस्थान खड़े नहीं हुए। जब 50 लाख से भी, करोड़ से भी कम का हमने कर्जा लिया, तो देश के अंदर तमाम इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए। 5 गुना कर्जा हुआ, सारे हाईवेज बैंकों के पास गिरवी हैं। एक मिनट, जल्दी जल्दी सर, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे थे। ऑल पार्टी मीटिंग की बात आई थी। ऑल पार्टी मीटिंग जब ऑपरेशन सिंदूर पर हुई, तो उसमें कौन गायब था आपको याद है? बताइए कौन गायब था? देश के प्रधानमंत्री गायब। चलिए जवाब दीजिए अंजना जी। अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा 5 ईवीएम टैंपर्ड थी, ये उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची। आपको पता है अंजना जी, आप तो न्यूज को फॉलो करते हैं। मैं वही चेक करने के लिए मैंने रिसर्च मतलब अगर कोई भी झूठ परोस के जाना है, 200 वोट एक व्यक्ति ने किए, अभी तक प्रमाण नहीं, पर जो मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं उसका जवाब नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कहा सोरोस के पैसों पर विदेश मंत्री के बेटे बच्चे पड़े हुए हैं। वो तो मुझे नहीं पता, इसका भी प्रमाण वो निकाल के देंगे अपने समय पर FDL-AP नाम की एक संस्था है जिसकी कोचर है सोनिया गांधी, आज भी है। उसको सोरोस फंड करता है और उसका एजेंडा है कि कश्मीर शुड बी सेपरेट एंटिटी, कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। सोरोस के साथ इस प्रकार का याराना है कि भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी जो सोरोस के फाउंडेशन से उनके साथ घूम रहे थे। अभी कॉर्नेलिया वॉल का तो अभी पूछा ही, बताया ही उन्होंने, और उसके अलावा बीच में मत बोलिए भाई साहब, अब सुनने की क्षमता भी रखिए। सुनने की क्षमता तो ठीक है, बताते रहिए उनको, पर सुनने की क्षमता भी रखिए। सोरोस का तो इतना कनेक्शन है कि किस प्रकार से सुनीता विश्वनाथ और IAMC, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तानी पोजीशन को एम्प्लीफाई करता है, उनके साथ जाकर बैठते हैं। और अभी उन्होंने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश का एक जो मेन पत्रकार है जो व्हाइट हाउस कवर करता है, जो भारत के खिलाफ ही बोलता है, उसके साथ भी मिलकर जाकर बैठने का काम अगर कोई करता है तो राहुल गांधी करते हैं। इसका नाम है मुशफिकुल अंसारी, जो भारत के खिलाफ हर रोज जहर उगलता है। परंतु इन्होंने बोला ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। चलिए, इनको भारत के विदेश मंत्री पर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर पर, भारत के DGMO पर भरोसा नहीं। अरे भाई, थोड़ा सा तो दिमाग चलाइए। ट्रंप के सामने सरेंडर किया होता तो 50% टैरिफ थोड़ी लगता। ये 100% प्रूफ है कि भारत कभी झुका नहीं है। जो तेल खरीदने से नहीं रोक पाया वो सिंदूर रोक पाएगा। और आखिरी बात, सलमान खुर्शीद और शशि थरूर ने बोला कि भारत ने सरेंडर नहीं किया, पर मैं आपको बताता हूं सरेंडर क्या होता है। अंजना जी ने शो किया था, मुझे 6 बजे बुलाया था। 26/11 में जब 170 लोगों की जान गई थी तो चिदम्बरम जी ने बोला कि मैडम वी शुड टेक सम एक्शन, तो मैडम का फोन आया कि नहीं, विदेशी दबाव है, नो एक्शन। फली मेजर ने बोला था स्ट्राइक कीजिए, नहीं किया। बेंगलुरु में ब्लास्ट, चेन्नई में ब्लास्ट, दिल्ली में ब्लास्ट, जयपुर में ब्लास्ट, पुणे में ब्लास्ट, हर जगह ब्लास्ट होते रहे, मुंबई में अटैक्स होते रहे, एक बार भी पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं की। हमने घर में घुसकर मारा, तो ये सवाल सेना पर उठाते हैं। और आपके तो सांसद गए नेक्स्ट राउंड जल्दी बोलना होगा। और एक बात बता दें, कौन से विदेश मंत्री का बेटा? ज्यादा बोलने से और चिल्लाने से लाल किले के ब्लास्ट की लिस्ट सामने नहीं आ जाएगी। अरे ब्लास्ट तो मानो, उसको तो भटके हुए युवा बोला। इमरान मसूद ने बोला भटके हुए युवा। सुनो ना भाई, सुनो ना। अब देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जिस समय पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ये था कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी वो एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। लेकिन लाल किले के ऊपर चुपचाप मुंह पर टेप लगा के पूरी सरकार। देखिए, सबसे पहली बात है जिन्होंने बोला कि सांसद गए थे विश्व को बताने की हमने मैं बता रहा हूं ना, तो उसी पे बात कर रहा हूं। ये कह रहे थे कि सेना पे सवाल उठाते हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी देश के लिए जाबाज सैनिक अधिकारी, किसने बोला था? व्योमिका सिंह के बारे में बोल दो। किसने बोला था? व्योमिका सिंह और रामगोपाल यादव का बयान भी बता दो। लगे, दर्द होने लगा। अरे दर्द आपको नहीं होता क्या? सेना के विरोध में दर्द नहीं होता आपको? ये बिलबिलाना बोलते हैं, जब दर्द खत्म हो जाते हैं तो दूसरे के बीच में बिलबिलाने लगते हैं लोग। आप बिलबिला रहे हो। माने आप सूफिया कुरैशी, जो देश की इतनी बहादुर सैनिक अधिकारी को आप आतंकवादी की बहन बता रहे थे, तब सैनिक का अपमान नहीं हो रहा था। और हमारी 26 बहनों जिनका सिंदूर उजड़ा था, आपका एक सांसद जाखड़ा कह रहा था उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, तब अपमान नहीं हो रहा था। और कहते हैं ना, अरावली की बात करते हैं ना,
अब वहां पे पहाड़ नहीं, फायदे खड़े हैं। अच्छा, फायदे खड़े हैं, पहाड़ नहीं खड़े हैं। उस पे बोलने में जीभ कप रही है, हलक तक आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ 2 लाइन का जवाब बोल मुझे नहीं पा रहे प्रकाश जी के हैं। पास कितने जाना जिले है। कितने जिले बताओ, कितने जिले बताओ, कितने जिले में, कितने जिले बताओ। अरे बर्बाद कर दिया पूरा, जिले पूछने आयो। शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? समाज की बात करते हो। बहुत अच्छी बात है। शहजाद जी, सोफिया कुरैशी जी पर जो बयान दिया गया, मैंने उसका खंडन किया। रामगोपाल यादव खंडन ने नहीं होता है। भूमिका सिंह के ऊपर बयान दिया, उसका खंडन कीजिए। अभी कैसे बिल बिलाने लगे, देखा कैसे तुरंत बिल बिलाने लगे। ये होता है बिल बिलाना। अब अंजना जी उनको भी रोकना पड़ेगा, अंजना जी उनको भी रोकना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जिन्होंने भी बयान दिया गलत दिया। अब मैं पूछा था नहीं, लेकिन आपकी सरकार मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अंजना जी डिबेट का मैंने बाकी सब छोड़ देते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने बोला सेना की आवश्यकता नहीं है, सिंदूर आधे घंटे में हार गए और सेना की आवश्यकता नहीं। क्या स्टैंड है आपका भाई साहब? अभी जिले गिनाओ क्या? हाँ बता, अभी जिले गिनाओ क्या? बोल रहा हूँ, बताओ स्टैंड क्या है? पृथ्वीराज चौहान का स्टैंड बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, नहीं बोलेंगे, सब पे बोलेंगे। अगर आधा घंटे पहले ट्रम्प सीज फायर का ट्वीट कर देता है तो पृथ्वीराज चौहान सरकार इतनी कमजोर है क्या? पृथ्वीराज चौहान सही बोल रहे हैं। इतनी सरकार कमजोर पृथ्वीराज है चौहान क्या? को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसा। अगर ट्रम्प जो है वो सीज फायर की जानकारी अमेरिका से देगा, एक सेकंड, ये तंज तो सुनिए। मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार को, इतनी निकम्मी सरकार को चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए। ये तंज है। सत्य प्रकाश की फाइलों का रंग तो गुलाबी है, और आप तो गुलाबी, आपका तो सब कुछ चंगा है। रुक जाइए। या तो इनके वादे झूठे हैं या किताबी हैं। इनका वो गुलाबी है कि नहीं, पर आप शराबी क्यों बन रहे भाई? अभी आप शराबी क्यों बन बिहार में हो गया। आप शराबी क्यों बन रहे हैं? मुझे जवाब देने अब शराबी मुझे जवाब आप लोग की अच्छा ज्यादा खोले उत्तर प्रदेश में तो शराब ज्यादा याद आती है। 1 मिनट रुक जाइए। यहां जो बैठे स्टूडेंट्स हैं ये जानते हैं कि आखिरी बार जब इस देश में किसी ने सेना को गुंडा कहा था, क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का उसके खिलाफ कोई बयान आया था? मैं कर्नल सोफिया पे की गई जो भी बेहद शर्मनाक टिप्पणी है उसके खिलाफ आज भी बोलता हूं, पहले भी बोलता रहा था। क्या राहुल गांधी अनाप शनाप जो विदेशों की धरती में बोलते रहे संविधान के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ, क्या अखिलेश जी का कोई बयान आज तक दिखा है? नहीं। अच्छा, क्या किया? क्योंकि रुक जाइए, क्योंकि आप दोनों पाप में एक साथ डूबे हैं, पाप में एक साथ सिंदूर उजड़ गया था। एक सवाल और है, कह रहे थे इनके नेता बीजेपी के कि वीरांगना का भाव नहीं बोल नहीं रहा था। बोल रहा हूँ रामगोपाल जी का याद है क्या बोला था? उन्होंने कोई गलत नहीं बोला था, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, नहीं कोई गलत बोला था। अरे यार रुक जाइए, एक छोटा सा सवाल है। ऐसा वर्ड बोला था, हम टीवी पे नहीं चला पाए। आलोक जी कहते हैं कि सीज फायर का ट्वीट ये जो भी वो ट्रंप जी ने किया था। अरे एक बात बताइए आलोक जी कि मुंबई में जब हमला हुआ तो प्रधानमंत्री तो डायरेक्ट सीज फायर में ही चल रहे थे, कोई बदला लेने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की? पूरे भारत को सीज फायर में रखा हमेशा, वो क्या था उस पर बताएंगे कभी कि मुंबई के सड़कों पे खून पस रहा है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए वहां पे, आई एम हियर टू शेयर योर ग्रीफ। ये प्रधानमंत्री होता है? कम से कम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान ने जब भी कोई हमला किया उसका करारा जवाब दिया, और ऑपरेशन सिंदूर में तो उसके सारे ठिकाने उड़ाए, एयरबेस उड़ाए। आप पाकिस्तान के रिपोर्ट पर लेकर भारत की राजनीति कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के वक्त तो भारत ये आपका पाकिस्तानी प्रेम आखिर है क्यों? तो बहादुर सेना हमारी, इसमें आपका क्या योगदान है? देश की बहादुर सेना है, आप इसमें कौन सी योगदान लेना चाहते हैं? बता दीजिए मुझे। ऐसे तो 1971 में उन्होंने पाकिस्तान का 2 भाग कर दिया था, इसी सेना ने बांग्लादेश बना दिया था नया। फिर कौन से नई बात कर दी? आज भी वही है। देश की सेना बहादुर है, इसमें कोई शक है क्या? नेतृत्व का अंतर आया और जवाब दिया। आपके में दर्द क्यों उठा? क्योंकि आपको पता है कि देश आपको नकार रहा है इन्हीं सारी नीतियों पर। चिल्लाने से सुनिए, सच बोलते हैं ना तो आवाज तेज निकलती है। झूठों की तरह मिमियाते नहीं रहते विदेशों की धरती पर। इस बात को समझ लीजिए। कांग्रेस का एक काम क्या आजकल पूरा डिपार्टमेंट है, 100 झूठ फैला दो, 100 झूठ फैला दो, होते नहीं। आप उसका पाव पकड़ माइक रखिए सर। आप 1971 में बता दो। ये उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं इंदिरा गांधी के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विपक्ष कौन सा तरीका होकर के समर्थन दिया, आपने क्यों नहीं दिया? ये वही आप भी देते। ये उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनके मुख्यमंत्री ने अभी हिजाब खींचा था।
और ये साथ वाले जो हैं, ये साथ वाले जो प्रवक्ता हैं, जिसके सुन तो लो ना यार, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। डॉक्टर होने का मौका दिया है, नस पकड़ में आती है ना, बिहार की बच्चियों को प्रॉब्लम है। मैं उस पार्टी का नेता हूं, ये कौन सा जिसने तरीका है भाई? 5 बार लगातार आपको धूल चटाया है बिहार में। भाई सुन तो लीजिए, दर्द तो आपको तेज होगा। सुन तो लो, सुनाइए। दूसरे वाले आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, संस्कृत मत पढ़ाइएगा। अरे सुन तो लो, दूसरे वाले प्रवक्ता और खड़े हैं यहाँ पर। ये वो प्रवक्ता है शहजाद भाई, आज ही उत्तराखंड में वो जो वीआईपी था ना अंकिता भंडारी केस में, उसका नाम आ गया है। अब मुझे और जवाब बीजेपी के लोगों ने नाम लिया है। अब मुझे जवाब देना, उसके ऊपर चू नहीं करेंगे। आपकी सुना है कि बीजेपी का जो प्रभारी था उसी का नाम आ रहा है। बीच में बोलते रहेंगे। दुर्भाग्य ये है कि तमाम मुद्दों पर बोलेंगे, अरावली पर नहीं बोलेंगे, अंकिता भंडारी पर नहीं बोलेंगे, AQI पर नहीं बोलेंगे, अंकिता भंडारी, AQI, अरावली पर क्यों नहीं बोल रहे? तीनों का जवाब जल्दी से। अंकिता भंडारी पर जवाब दीजिए। की बात कर रहे हो, अंकिता भंडारी पर जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं, अंजना जी कृपया करके मुझे मौका दीजिए। अंकिता भंडारी पर जवाब दीजिए। ऐसा है, सुनिए, स्पेसिफिक जवाब। अरे चुप रहकर सुनिए भी भाई। इन्होंने अभी ये बात करते हैं महिला सुरक्षा की ना, अंकिता भंडारी पर बात कीजिए। अंजना जी ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अंजना जी अंकिता भंडारी पर जवाब दीजिए। अंजना जी अंकिता भंडारी पर जवाब दीजिए। अंकिता भंडारी पे जवाब। अंजना जी दिस इज नॉट दुष्कर्म करना चाहता था, क्या मैं अपना जवाब दे सकता हूँ? क्या जवाब दे सकता हूँ? भंडारी पर जवाब दीजिए। भंडारी पे जवाब मिलना चाहिए। भंडारी पर जवाब दीजिए। अब जो लोग अंजना जी को भी नहीं सुन रहे, अंकिता भंडारी के विषय में मैं बोलना चाहता हूँ। मेरी आवाज आने दीजिए, मेरी आवाज आने दीजिए, कैमरा मुझ पर रखिए। अंकिता भंडारी पर एक वीडियो लेकर ये बैठने वाले लोग, इनकी खुद की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद कहती है राहुल मामा कुट्टी, उसके ऊपर 3 महिलाओं ने बलात्कार के FIR करवाए, उसको अभी तक पार्टी से नहीं निकाला। कठुआ में जहां पर रेप हुआ 8 साल की बच्ची का। बहुत धन्यवाद आप बच्चों का हमारे साथ रहने के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वो तो नहीं, मोस्ट अनफेयर कुछ नहीं होता है, नहीं मोस्ट अनफेयर कुछ नहीं होता है। मैंने पूरी कोशिश की कि आप बोल पाए। अब 30 सेकंड है, जल्दी बोला, जल्दी जवाब। कांग्रेस में ना पार्लियामेंट में सुनने की क्षमता है, ना डिबेट में सुनने की क्षमता है, इसलिए विदेश भागते हैं। जाकर विदेश भागिए, जाइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। धन्यवाद। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।